दोस्तों साथियों, आप सबको मेरी तरफ से हेलो। ये जो पिछले चंद दिन गुजरे हैं ये बड़ा ही इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है। और उसकी वजह ये थी कि एक तो 25 नवंबर को जो मीरपुर का मैसेकर शुरू हुआ 4 दिन जारी रहा, उससे पहले 7 नवंबर को रजौरी का मैसेकर हुआ, भिंबर, ये सारा कुछ। फिर आप जानते ही हैं बारामूला में जो लूट मार और कत्लेआम हुई तो वो इन्हीं दिनों में हुई थी। तो उस हवाले से मुझे बड़ी इज़्ज़त दी मेरे दोस्तों ने और साथियों ने, और इंडिया के जो हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उन्होंने, और मुझे उन्होंने इनवाइट किया वेबिनार्स करने के लिए। तो वो बड़ा एक इमोशनल मेरे लिए था मसला। अच्छा, जब आप यंग होते हैं ना, बिल्कुल यंग एज में, तो आप में एक जोश होता है, एक वलवला होता है, और आप इतना पेन शायद फील नहीं करते। लेकिन जब आपकी अपनी औलाद हो जाती है, जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, जब आप एक सेटल लाइफ, काइंड ऑफ सेटल लाइफ गुजार रहे होते हैं, और आप थोड़ा सा उम्र के संजीदा पार्ट में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें बहुत हिट करती हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि जोश और वलवला मेरा कम हो गया, वो कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन देखें ना, जैसे अब मेरे वालिद साहब नहीं रहे, मेरी वालदा बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं, मेरे ताऊ जी जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, किस्से कहानियाँ सुनाते थे हमें, वो दुनिया में नहीं रहे, मेरे चाचे दो नहीं रहे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक इमोशनल बैगेज बन जाता है। यानी कि ये फिर आप जब बात करते हैं ना अपने देश की, अपने टूटे हुए वतन की, तो फिर आपको वो सारे लोग याद आते हैं जिनको आप अपने देश में, अपने वतन में, अपने गांव में दफना नहीं सके। वो फौत हो गए तो दियारे गैर में ही उनको दफनाना पड़ा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर कुछ ऐसे अदवार आ जाते हैं, जैसे नवंबर का ये महीना है, कि वो फिर बहुत इंसान को वो करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं MATV पे एक प्रोग्राम करता हूँ, कश्मीर इन फोकस। उसके लिए मैंने साक्षी मतू जी हैं, इंडिया फॉर कश्मीर, उनका इंटरव्यू किया। अब दौरान गुफ्तगू उन्होंने एक गुफ्तगू में ये बात की कि हम लोग इस तरह हैं जिस तरह खज़ां के पत्ते होते हैं, हवा के दोष पर वो जिधर हवा ले जाए उधर चले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात की, यकीन करें मेरा पूरा जिस्म ठंडा हो गया और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि लाइव प्रोग्राम चल रहा था, मैंने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद मेरे आंसू निकल पड़े और मैं रोना शुरू हो गया। और वो मुझे इसलिए रोना आया, वो साक्षी जो है हमारी बेटी है, वो कश्मीरी पंडित हैं और वो डिस्प्लेस्ड हैं इंटरनली। मुझे इसलिए मेरे आंसू निकल आए और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकी उनकी बात, और मैं रोने लग गया। क्योंकि मेरे ताया जी जो है वो नॉटिंघम में रहते थे, और उन्होंने वो ब्रिटिश आर्मी में थे सूबेदार जब पार्टीशन हुआ। तो फिर वो रिटायर हो गए तो वो UK आ गए थे 50s में। तो उन्होंने यहाँ आके जब रिटायर हुए, यहाँ से भी रिटायर हो गए जॉब से, तो उन्होंने नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग जो है उसमें उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो वो फिर शायरी करने लग गए। तो इस दौरान उन्होंने इकबाल, गालिब, मीर, इन सब की जो है वो फैज़ की नज़मों के तर्जमे भी किए इंग्लिश में, और वो किताबें छपी यहाँ पे, उनको नाम भी मिले। लेकिन उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब थी वो थी उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो वो जब उन्होंने लिखी तो उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने पढ़ी, तो मुझे कहने लगे कि इसका नाम मैंने रखा है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ याकूब मिर्ज़ा। तो जो इनके नाम इस तरह थे भाइयों के, जैसे मेरे फादर का नाम था अयूब मिर्ज़ा, इनका नाम था याकूब मिर्ज़ा, फिर जमील मिर्ज़ा, फिर नज़ीर मिर्ज़ा। तो इन्होंने ये रखा नाम। मैंने कहते कैसा ये नाम सही रहेगा? मैंने कहा नहीं ताया जी, ये नाम सही नहीं है। कौन जानता है याकूब मिर्ज़ा कौन है? Like, why would someone pick your book up from the shelf? Because why would someone be interested in someone called याकूब मिर्ज़ा? तो मुझे कहते हैं, हमारी मीरपुरी में कहते हैं, आप ही दस फिर इसना क्या ना रखा।
मैंने कहा इसका ना रखो एन ऑटम लीफ, इसका नाम रखें खिज़ां का पत्ता, और इसके ऊपर बनाए चिनार का पत्ता। तो वो ऑटम लीफ उन्होंने नाम रखा, और वो ऑटम लीफ छपी, उस पर चिनार का पत्ता है, उस पर 3000 पाउंड जो है उनको नॉटिंघम काउंसिल ने इनाम भी दिया, प्राइज़ दिया कि इतनी अच्छी है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लिखी है ये ताकि तुम लोगों के बच्चों को आगे पता हो कि हम लोग कहाँ से आए थे, हम लोग कौन थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब साक्षी ने ये बात की कि हम लोग जो कश्मीरी पंडित हैं हम ऐसे हो गए हैं जैसे कि खज़ां के सूखे पत्ते होते हैं हवा के दोष पे, इधर से उधर चले गए, तो मुझे वो बात याद आ गई कि मैंने अपने ताया को कहा था कि ताया जी आप खज़ां का पत्ता हैं। पार्टीशन के बाद जब हमला होता है और हमारा रियासत टूटती है तो आप खज़ां के पत्ते की तरह जिधर आपको वक्त ले गया आप चले गए। आपके अपने कोई वो नहीं थी कि आप अपने मुल्क में रहते या मीरपुर में रहते, या आप तो फिर खज़ां का पत्ता बन गए, इसलिए इसका नाम ऑटम लीफ होना चाहिए। तो ये बड़ा मामला रहा इन पिछले दिनों में। फिर दूसरा जो मसला रहा वो ये रहा कि पाकिस्तान ने अब एक नई अंगड़ाई ली है। और देखें, शैतान जब अंगड़ाई लेता है तो उससे खैर की तो तवक्को नहीं की जा सकती। इतनी तो बात आप मेरे साथ मतलब है इत्तेफाक करते हैं ना इत्तेफाक? हाँ जी। तो खैर की जो है वो तवक्को पाकिस्तान से नहीं ली जा सकती। तो उसने जो अंगड़ाई ली है वो भी शर की अंगड़ाई ली है। अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया, यानी कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया है कश्मीर में और जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया में किया है वो सारा कुछ वो टेररिज्म जो है उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। मुंबई को उन्होंने लिख दिया है वहाँ से मिटा के बलूचिस्तान, पाकिस्तान को मिटा के वहाँ लिख दिया इंडिया को मिटा के लिख दिया पाकिस्तान। समझ आई ना? इसी तरह कश्मीर को मिटा के उन्होंने लिख दिया गिलगित बल्तिस्तान, और उन्होंने लिख दिया कि जी ये गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में और पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता के PDM की जो मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान में, ये सारा कुछ जो है ये इंडिया करवा रहा है। और इसका सरगना जो है, इसका जो टॉप मैन है जो इसको सुपरवाइज कर रहा है वो हैं अजय डोवल साहब, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 7 उनके फौजी जनरल बैठा हुआ है। यानी आप मुझे बताएं, जस्ट इमेजिन एक्सक्यूज मी, जस्ट इमेजिन मोदी सरकार लाल किले से खिताब फरमा रहे हो और उनके साथ एक फौजी जनरल खड़ा हो। भाई तुम्हारा क्या काम है पॉलिटिकल सिविलियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनने का? तुम्हारा काम मुल्क का दिफा करने का है, इसी की तुम तनख्वाह लेते हो, लेकिन तुम डाकू बन गए हो, तुमने अपने घर को लूटना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज की बात करूं तो अब इन्होंने ये पैंतरा बदला है कि जी असल में इंडिया दहशतगर्द है और ये है और वो है और इस तरह से। फिर इन्होंने एक डॉसियर अभी दिया है, मेरे ख्याल ट्यूसडे को दिया है इन्होंने यूनाइटेड नेशन में 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जी वो इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है। अभी मेरे पास वो डॉसियर आया नहीं है, लेकिन झूठ का पलंदा होगा वो भी जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो 3 किस्म के क्राइसिस का सामना है। 3 आपने वो देखी होगी इनग्लोरियस बास्टर्ड्स फिल्म है, उसमें वो अमेरिकन होते हैं जो जर्मन फौज की वर्दी पहन के, तो वो नीदरलैंड में या पता नहीं जर्मनी में बैठे होते हैं एक पब में, और वहाँ जर्मन जनरल आ जाता है तो वो पकड़े जाते हैं। कैसे कि वो 3 बियर मंगाता है, तो वो जो वेटर होता है वो पूछता है डिड यू ऑर्डर 3 बियर्स, तो वो एक कहता है यस 3। तो वो जर्मन एकदम उसकी आंखें ऐसे हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जर्मन जो है वो 3 ऐसे नहीं कहता, वो 3 ऐसे कहता है। तो वहाँ से वो पकड़े जाते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा लाइट आपको थोड़ा सा करें, बड़ी अच्छी फिल्म है, देखिएगा। तो पाकिस्तान के 3 प्रॉब्लम है इस वक्त जो जिससे वो निकल नहीं सकता अनलेस कि कोई मिरेकल हो जाए। नंबर 1 उसका प्रॉब्लम है इकोनॉमिक।
प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंस चुका है, यानी 2300 बिलियन रुपीस का डेट है, 45 बिलियन मंथली जो है वो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है उनका। और अब वो बिजली के बिल शिल बढ़ाने का सोच रहे हैं, गैस के बिल बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग बिल जमा कराएंगे ना, सोचने वाली बात है। लोगों पर तो खाने को नहीं है, तो लोग तो मोमबत्तियां लेके आ रहे हैं, लोग तो लकड़ियां काट काट के ला रहे हैं। अब जैसे लाहौर में जो लोग रहते हैं, जैसे धर्मपुरा है, अब धर्मपुरा जो है उसका नाम इन्होंने मुस्तफ़ाबाद तो रख दिया, लेकिन आज भी लोग उसको धर्मपुरा ही कहते हैं। धर्मपुरा के साथ जो है वो ऐसे इलाके हैं, मैदान खुले इलाके, जहाँ पे दरख्त हैं, तो वो काट काट के टहनियाँ लोग घरों में ला के उनको जला रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन है। इकोनॉमिक सिचुएशन तो चलेगी, ख़त्म हो गई। दूसरी है सोशल सिचुएशन का ये हाल है कि ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास जिसे कहते हैं कि हॉस्पिटल्स की कोई कंडीशन है, और सड़कें आपकी टूट जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती, बारिश पड़ जाए तो कराची पूरा डूब जाता है। तो वहाँ से भी ये फारग हो चुके हैं। और तीसरा पॉलिटिकल टर्मोइल। आप देखें कि खादिम हुसैन रिजवी जो एक क्लरिक थे और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के वो सरबराह थे, उसके बानी भी थे, उनके जनाजे में लाखों की तादाद में लोग आए। इतना बड़ा जनाजा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ नहीं, ठीक है ना। और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी अचानक कैसे फौत हो गए। तो अब ये एक मूवमेंट जो उन्होंने शुरू की थी, जो 2 धरने उन्होंने दिए फैज़ाबाद में, हिला के रख दिया गवर्नमेंट को, और वो मूवमेंट भी अब उभरेगी। मुझे नज़र आता है कि आने वाले दिनों में 2 महीने तक, 2.5 महीने तक ये लोग फिर निकलेंगे 40वें के बाद। दूसरी तरफ पीडीएम में पाकिस्तान की 11 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, जिनमें मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और आपकी जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स भी है और जिनके पास डंडा फोर्स भी है। और इनके बड़े धड़ल्ले के जलसे हो रहे हैं। और अब 30 तारीख को इनका जलसा होना है मुल्तान में। और मुल्तान में जो जलसा पीडीएम ने करना है, उसके लिए जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, यूसुफ गिलानी, उनके बेटे ने एक जुलूस निकाला, तो उसको अरेस्ट कर लिया। अब छोड़ दिया है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया कि तुमने बगैर परमिशन के जुलूस निकाला, तो उसको अरेस्ट कर लिया इन्होंने। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा है कि जो मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा है कि जी आपको जुलूस जलसा करने की मुल्तान में इजाज़त नहीं है। उधर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, उनकी बॉडी आ रही है पाकिस्तान। इनको वो 5 दिन की पैरोल पे छोड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटे हमजा शहबाज को। मुझे लगता ये है, मतलब है कि मुझे ये लगता है कि ये मरीम नवाज को अरेस्ट कर लेंगे। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि वो इस पूरी मूवमेंट के मोमेंटम को और तेज़ कर देगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में क्या होता है। देखते रहिए आप। ये मेरा जो है चैनल भी और फेसबुक, ट्विटर भी देखते रहें। मैं तो आपके साथ रेगुलरली इन टच हूँ। तो पाकिस्तान का अब बहुत बुरा हाल है। ये मतलब है कि इसका ये हाल हो गया है। एक पेशेंट होता है ना, जो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उसको कहते हैं अब जी आईसीयू में इसको डालना पड़ेगा। तो आईसीयू जो मुल्कों के लिए होती है, वो आईसीयू होती है आईएमएफ का इमरजेंसी लोन, समझ आई, वर्ल्ड बैंक से रीस्ट्रक्चरिंग करानी पुराने लोन्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जिसके लिए बेड ही कोई नहीं है आईसीयू में, तो ये कॉरिडोर में ही इसको रखा हुआ है, आईसीयू में नहीं लेके जाएंगे इसको, ये कॉरिडोर में इसकी मौत होगी, ये याद रखना। इसको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, आईएमएफ का वेंटिलेटर नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, और ना ही पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का जो है वो एड्रेनलिन का टीका लगेगा। ये मरेगा अब। बहरहाल
देखते रहिए।